चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऐसे सवाल भी 10 टू 12 मार्क्स तक एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसके ऊपर भी हमारा हाथ एकदम बैठा हो ऐसा होना चाहिए बच्चों। मैं क्वेश्चन को रीड करना शुरू करता हूँ। Following is the average balance sheet of Beta Limited. You have liabilities, share capital, profit and loss account, current liabilities. Then you have land and building, plant and machinery का cost 50,000 है, less depreciation 15,000. That gives you 35,000 at the net balance. Okay, and this is the, I think, total of the fixed asset is given 1,15,000. Stock is given, receivable is given, bank is also given, and the total of the balance sheet is 1,57,000. On this side also same 1,57,000. With the help of the additional information furnished below, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet. Trading and profit and loss account ये होगा balance sheet, right? Fine. देखते हैं इंफॉर्मेशन में क्या है बच्चों। द कंपनी वेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद द शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर गिवन। 2 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि सभी चीज़ें क्या है, क्योंकि शेयर कैपिटल, चलो यहीं लिख देता हूँ, शेयर कैपिटल रिमेन्स द सेम मतलब 1 लाख रहेगी। अब शेयर कैपिटल अगर 50% के हिसाब से है, सो नेचुरली अदर शेयर होल्डर 15% जो है वो 30,000 हो जाएगा, ये 10% वाला फिगर 20,000 हो जाएगा और 25% वाला फिगर 50,000 हो जाएगा। देखते ही देखते आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बन गई बच्चों। कितना इजी था देखो, देखते ही देखते बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अच्छे तरीके से बन गई है बच्चों। Debentures were issued on 1st April and interest being paid annually on 31st March. देखिए, डिवेंचर का फिगर अगर 20,000 है, 5% के हिसाब से 1,000 का तो इंटरेस्ट भी आएगा। बच्चों, एग्जाम में जब मैं गिनता हूं ना क्वेश्चंस, जब मैंने एग्जाम दी तब भी मैंने इसी स्टाइल को फॉलो किया था। जो जो चीजें मुझे दिखती है कि मुझे ऐसे मिल रही है, तुरंत ही मैं उसे पेन से पेपर में लिख देता था। तुरंत ही मैं उसे पेन से पेपर में लिख देता था, क्योंकि मैं उसको तुरंत लिख दूंगा ना तो ही क्या होगा कि जब बाद में मुझे वो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे तब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, साथ साथ में प्रोसेस होता रहेगा, राइट। सो डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1st April, इंटरेस्ट बीइंग पेड एन्युअली ऑन 31st March. Land and building remained unchanged. Okay, additional plant and machinery have been bought and further rupees 5,000 depreciation was written off. पता चलेगा बाद में। अब ये देखिए जो काम की चीज है वो, the total fixed asset then constituted 60% of total fixed and current asset. Total fixed asset then constituted 60% of total fixed and current asset, right? Then working capital ratio is 8:5. Quick asset ratio is 1:1. The receivables 4/5 of quick asset, ये भी दे दिया है, receivable 4/5 of quick asset to sales ratio revealed that a credit period of 2 months. बच्चों, क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स का है, इसको टाइम्स में कन्वर्ट करें, एक साल में 12 महीने हैं। अगर 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड आपका है तो मेरे हिसाब से 6 टाइम्स साल में पेमेंट आपको आता होगा ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे रेशियो को टाइम्स में कन्वर्ट करके गिनना ही ज्यादा सही लगता है। देयर वॉज नो कैश सेल्स, ठीक है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ वॉज 10%, ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। चलिए, टैक्स के बारे में कहीं कुछ नहीं है तो मैं टैक्स को यहाँ पे इग्नोर करूंगा। अब इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है। अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन देख के ही टेंशन होने लगता है। उनको लगता है कि यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, किस तरीके से इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन से हम चीज़ें बना पाएंगे। बिलीव मी, क्वेश्चन का सिर्फ साइज देखने से ये तय नहीं होता है कि वो डिफिकल्ट है। एक एक चीज आप सॉल्व करते जाओ, धीरे धीरे ऑटोमेटिक पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, यहाँ पे पहले फॉर्मेट ही बना देते हैं। हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, तो पहला मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूँ। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके नीचे यहाँ पे बना देता हूँ बैलेंस शीट। दोनों ही बनानी है, उसका फॉर्मेट हमें साथ साथ बनाते रहना है। अब जानते हो तो ही हमें आइडिया आता है
क्योंकि बैलेंस शीट के व्यू की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे तो सिंपल हमें लिखना है डेबिट एंड क्रेडिट, एंड हियर वी हैव टू पुट लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ लिखेंगे या लायबिलिटी लिखेंगे जो आपको ठीक लगे, और इस तरफ आ जाएगा एसेट्स, इस तरफ आ जाएगा एसेट्स। सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बना दी है। मैं शुरुआत करूंगा इस चीज़ को कॉपी करने से, ये बहुत ईजी है। शेयर कैपिटल से ही शुरुआत कर दूं ना बच्चों, तो मैं तो शेयर कैपिटल पहले लिख दूंगा, उसके बाद अदर शेयर होल्डर्स फंड लिख दूंगा, अदर एसएफ लिख देता हूं, आप पूरा लिखना। देन मैं लिखूंगा इसके अंदर 5% डिबेंचर्स, और फाइनली आ जाएगी करंट लायबिलिटी। बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड तो पूरी की पूरी आपको बना के दे दी है, राइट? तो चलो सब फिगर लिख देते हैं। पहला फिगर आएगा 1 लाख। देखो पहले वर्किंग की है, जैसे कि पेपर में ही लिख दिया था, क्वेश्चन पेपर में ही, तो अब ये कितना काम आता है। अदर शेयर होल्डर्स फंड आपका 30,000 आ जाएगा। देन 5% डिबेंचर का फिगर जो है वो 20,000 आ जाएगा। करंट लायबिलिटी का फिगर जो है वो आ जाएगा 50,000। हा, पूरा का पूरा लायबिलिटी साइड रेडी हो गया। अब इसके बाद इतनी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे क्रॉस कर सकते हैं एग्जाम में, जिससे एक साइकोलॉजिकल हमें शांति मिले कि यस इतना बड़ा पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। एग्जाम इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। चलिए, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट 1000 लिखा था उसको भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं जाके लिख देना चाहिए ना। डिबेंचर इंटरेस्ट फिगर लिख देते हैं 1000, डिबेंचर इंटरेस्ट फिगर लिख देते हैं 1000। ये हमारा काम हो गया। डिबेंचर इंटरेस्ट भी हमने 1000 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज है, कितना अच्छा। तो चलो ना, लैंड एंड बिल्डिंग जो है अनचेंज, उसे भी लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का फिगर आ जाएगा, पहले भी 80,000 था, अब भी ये 80,000 ही रहेगा। थोड़ा इसको प्रॉपर लिखना है। और बात करें हम प्लांट एंड मशीनरी की, तो एडिशनल परचेस किया गया था एंड डेप्रिसिएशन फर्दर 5,000 किया गया था। देखिए इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को इनर कॉलम में क्या लिखना है मालूम नहीं है क्योंकि फर्दर को परचेस किया है, लेकिन लेस जो डेप्रिसिएशन करना है ना वो मालूम है। देखिए पुराना डेप्रिसिएशन अगर 15,000 था और एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर 5,000 नया राइट ऑफ किया गया है, तो अब जो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे फिगर आना चाहिए वो मेरे बच्चों 20,000 आना चाहिए ना। लेकिन मुझे ये प्लांट एंड मशीनरी का फिगर अभी मालूम नहीं है, तो मैं आउटर कॉलम में अभी कुछ नहीं लिख सकता। देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जो मिले उसे राइट जगह पे लिखते जाओ, उसकी वर्किंग करते जाओ, एंड में सभी के सभी राज ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। दिस इज द वे ऑफ द चैप्टर। The total fixed asset then constituted 60% of total fixed asset in current asset। टोटल फिक्स एंड करंट एसेट मतलब एसेट साइड का टोटल हुआ कि नहीं बच्चों। और आप देख सकते हो कि लायबिलिटी साइड का टोटल तो मुझे ऑलरेडी मिल जाएगा। देखिए लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं बच्चों। सवाल की सिर्फ साइज बड़ी है, क्वेश्चन में करने जैसा कुछ लगा नहीं, राइट। चलिए 2 लाख रुपीस का मेरा यहाँ पे फिगर आ जाएगा 2 लाख, और इस तरफ भी फिगर कितना आ जाएगा बच्चों 2 लाख, राइट। और इसी 2 लाख में से अगर मैं माइनस करता हूं 80,000 का फिगर, तो मुझे अच्छा सॉरी ये 2 लाख का एक वर्किंग करूं, अगर 60% ऑफ टोटल फिक्स एसेट एंड करंट एसेट था ना, तो मैं फिक्स एसेट का फिगर लेके आता हूं, एक वर्किंग यहां पे करता हूं। यही हमारे एक्चुअली वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगी। बोलो बच्चों कैसे लाना पड़ेगा। फिक्स एसेट इज इक्वल टू 60% ऑफ टोटल फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट, ये हमारा सेंटेंस कहता था। तो फिक्स एसेट का जो फिगर आएगा वो 60% ऑफ, बोलो फिक्स एसेट एंड करंट एसेट का टोटल कितना होगा 2 लाख होगा ना बच्चों। तो 60% ऑफ 2 लाख करना पड़ेगा, इसलिए जो फिक्स एसेट का फिगर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,20,000। फिक्स एसेट का जो फिगर आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 1,20,000। एंड आई एम श्योर आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। 1,20,000 कैसे आया। अब मजे की बात कि आउटर कॉलम में यहां पे मैं लिख सकता हूं
120 नो, 120 तो टोटल फिक्स एसेट था, उसमें से ये 80,000 का लैंड एंड बिल्डिंग माइनस अगर मैं करूं तो मुझे ये पता चलेगा कि प्लांट एंड मशीनरी का आउटर कॉलम में फिगर जो आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ 40,000 ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको सिर्फ टोटल ऑफ द फिक्स एसेट मिला है, ना कि प्लांट एंड मशीनरी। दिस इज टोटल ऑफ द फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट का टोटल अगर 120 है तो लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स एसेट का ही हिस्सा होता है बच्चों। तो 120 में से 80 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्लांट एंड मशीनरी 40,000 मिलेगा। और अब देखो इनर कॉलम में आप बैलेंसिंग गैप भर दोगे तो 60,000 का आपका प्लांट एंड मशीनरी का फिगर आएगा। इससे ये पता चला कि आपने 10,000 का न्यू परचेज किया था। ये 50,000 का 60,000 हुआ कि नहीं बच्चों? तो इससे ये पता चला कि आपने 10,000 का न्यू परचेज किया था। आई एम श्योर धीरे धीरे तो सही, लेकिन बात हो तो रही है। अब ये देखते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए आगे मेरे पास वर्किंग कैपिटल रेशियो 8:5 दिया था, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वर्किंग करूंगा, देखो वर्किंग तो बहुत कम है, आपको वर्किंग कैपिटल जो रेशियो दिया है वो एक्चुअली करंट रेशियो ही होता है, वो एक्चुअली करंट रेशियो ही होता है, और 8:5 का फिगर है ऐसा बोला गया है, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, बोलो करंट एसेट का फिगर हमें पता था क्या? पता चल जाएगा, पता, अच्छा करंट लायबिलिटी मालूम है ना 50,000, तो उसी का यूज कर लो। तो करंट एसेट मान लो मालूम नहीं है, करंट लायबिलिटी 50,000 मालूम है। कोई भी समझ सकता है बच्चों, कोई भी समझ सकता है कि करंट एसेट का जो फिगर आएगा वो 80,000 का फिगर आएगा। करंट एसेट का जो फिगर आएगा वो 80,000 का फिगर आएगा। तो मेरे बच्चों ये 80,000 का फिगर अपने को मिल जाता है। इसे मैं पेंसिल फिगर की तरह लिख सकता हूं, लिखना चाहूं तो। अभी करंट एसेट में और आगे क्या आएगा वो चीजें क्लियर नहीं है, तो करंट एसेट के फिगर को एक बार मैं पेंसिल वाला फिगर समझ के 80,000 पेंसिल से लिख दूंगा। इसके अंडर जब सब चीजें लिख दूंगा फिर इसे मिटा दूंगा, राइट। देखेंगे तो बैलेंस शीट तो टैली हो गई है, बैलेंस शीट तो टैली हो गई है। देखते आगे लिखा है क्विक एसेट रेशियो 1:1 है, बात बन जाएगी बच्चों। क्विक एसेट रेशियो अगर 1:1 है तो मुझे कुछ यूं करना पड़ेगा। वर्किंग देखिए, क्विक रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। 1:1 मतलब मुझे 1 लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। करंट एसेट का फिगर तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है जो कि 80,000 है, स्टॉक मुझे मालूम नहीं है, एंड करंट लायबिलिटी का फिगर भी मुझे मिल चुका है 50,000। क्या कहते हो बच्चों? इसको देखने से ही पता चल जाता है कि हमें जो स्टॉक का फिगर मिलेगा वो मिलने वाला है 30,000। हमें जो स्टॉक का फिगर मिलेगा वो मिलेगा 30,000। सो ये हो गया हमारा स्टॉक वाला फिगर। अब ये स्टॉक के फिगर को जो हमने पेंसिल फिगर करंट एसेट का लिखा था उसके नीचे लिखूंगा। ये करंट एसेट में से ही एक है, जैसे ही सब चीजें मिल जाएगी ये पेंसिल वाले फिगर को निकाल दूंगा। तो 30,000 का स्टॉक का फिगर आ जाता है। आई एम श्योर बच्चों आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए आगे की वर्किंग क्या, ये गया ये गया। द रिसीवेबल इज 4/5 ऑफ द क्विक एसेट। काम हो गया ना बच्चों, रिसीवेबल है। यहीं पे अगर इसकी छोटी सी वर्किंग कर दूं तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। देखो नंबर 4th वर्किंग, आई एम श्योर आप समझ रहे बच्चों। हमारा जो रिसीवेबल है ना, हमारा जो रिसीवेबल है वो 4/5 ऑफ द क्विक एसेट है। 4/5 इंटू क्विक एसेट। अब ये क्विक एसेट क्या होती है बच्चों? दिस इज द क्विक एसेट, करंट एसेट माइनस स्टॉक। करंट एसेट था 80,000, स्टॉक आ गया 30,000, तो क्विक एसेट 50,000 होगी कि नहीं? तो मुझे मेरा रिसीवेबल का फिगर मिल जाएगा, मुझे मेरा रिसीवेबल का फिगर मिल जाएगा जो कि है 4/5 इंटू क्विक एसेट इज 50,000। आई एम श्योर आप समझे हो कि क्विक एसेट कैसे आई है। तो रिसीवेबल का फिगर हो जाएगा 40,000। कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग। चलिए रिसीवेबल को भी मैं करंट एसेट के अंडर ही लिख देता हूं, रिसीवेबल जिसका फिगर आ जाएगा 40,000। अब एक बात बताऊं बच्चों,
मुझे लगता है और कुछ नहीं होगा, वो कैश का ही फिगर होगा। तो ये करंट एसेट का पेंसिल फिगर यहाँ से निकालता हूँ और इसी जगह पे कैश का बैलेंसिंग गैप 10,000 लिख देता हूँ। कैश का बैलेंसिंग गैप आ जाएगा 10,000। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि कैश हमेशा सबसे नीचे ही आना चाहिए, वो जैसे आपकी वर्किंग है उसके हिसाब से आप इसे लिख सकते हो। तो देखिए सभी की सभी चीज़ें आ गई और एकदम आराम से आपका बैलेंस शीट तो टैली हो गया है। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिर्फ टैली करना है, तो उसके बारे में सोचते हैं। देखिए यहां से शुरू कर सकते हैं हम, राइट, दैट क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स का रिवील होता है रिसीवेबल को देखने से। रिसीवेबल अगर 40,000 आया है, अब तो एक नए पेज की बच्चों जरूरत पड़ेगी वर्किंग करने के लिए। तो चलिए एक नया पेज ऐड करके इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। एक नया पेज ऐड करते हैं और इस चीज को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। ये रहा एक नया पेज और यहां पे देखना पड़ेगा, मैं इसकी बात करने वाला हूं बच्चों। क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स का है। क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स मतलब कि साल में 6 टाइम्स हुआ। तो एक्चुअली मेरी जो वर्किंग होने वाली है फिफ्थ वर्किंग, वो होगी डेटर्स टर्नओवर रेशियो की वर्किंग। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू आना चाहिए सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। डेटर्स मतलब के रिसीवेबल्स। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो 2 मंथ्स है, यानी कि साल में 6 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे डेटर्स टर्नओवर रेशियो 6 लिखना पड़ेगा। सेल्स का फिगर मुझे मालूम नहीं है और डेटर का फिगर तो मैं लेके आया था बैलेंस शीट में। देखिए डेटर का फिगर था 40,000, रिसीवेबल इज 40,000, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 40,000। और मेरे प्यारों मुझे सेल्स का जो फिगर मिल जाता है वो मिलता है 2,40,000। मुझे जो फिगर मिल जाता है वो है 2,40,000। आई एम श्योर सेल्स आप आराम से लेके आ गए और सेल्स का फिगर में आप सीधा जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लिख दूं तो सेल्स का फिगर यहां पे लिखना पड़ेगा 2,40,000। ट्रेडिंग को या प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को साथ साथ बना सकते हैं, ये आपका काम हो जाता है। अब इसमें आगे क्या, तो अब मुझे लगता है कि मुझे जीपी और एनपी का बस इस्तेमाल करना है और इसे टैली करना है। बैलेंस शीट तो ऑलरेडी टैली हो चुकी है। मुझे रिटर्न ऑन नेट वर्थ 10% दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 15% दिया है। छोटी छोटी वर्किंग है लेकिन चलो कर ही लेते हैं। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेल्स का जो फिगर आएगा वो 2,40,000 है एंड ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों हमें दिया है 15%। तो 2,40,000 इंटू 15% दैट गिव्स यू 36,000। यानी कि पहले तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 36,000 लिखना पड़ेगा, जो कि मैं कहाँ लिखूंगा, यही ट्रेडिंग अकाउंट में ही कहीं इस तरफ यहां पे लिख देता हूं। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट फिगर आ जाएगा 36,000 और नेट प्रॉफिट भी लिखूंगा। पहले इसे बंद करके जैसे हमेशा हम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। 36,000 इस तरीके से लिखने का तरीका बेटर रहेगा। सो ये मिक्सचर ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पता चलेगा। हमें लिखना है कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। देखो रिटर्न ऑन नेट वर्थ 10% है ना बच्चों, तो मैं यहां पे उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। सेवंथ वर्किंग, रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। अब रिटर्न ऑन नेट वर्थ आपको दिया है 10%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो फिगर है वो हमें गिनना है और नेट वर्थ का फिगर हमें बैलेंस शीट से मिलेगा। चलो मैं आपको बैलेंस शीट वापस दिखाता हूं। नेट वर्थ यानी शेयर कैपिटल एंड अदर शेयर होल्डर्स फंड का टोटल होगा ना। तो 1,30,000 ये नेट वर्थ का टोटल है। तो मुझे यहां पे नेट वर्थ लिखना चाहिए 1,30,000। एंड आई एम डैम श्योर आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फाइनल फिगर जो आएगा, एक्चुअली टैक्स तो है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी इसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह सकते हैं। फाइनल फिगर 1,30,000, सॉरी नॉट 1,30,000, हाउ कैन इट बी, 13,000 का फिगर आएगा। कितना फिगर आएगा बच्चों, 13,000 का फिगर आएगा। तो इसी 13,000 के फिगर को मैं जाके लिखने वाला हूं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के नेट प्रॉफिट की तरह। यहां पे फिगर आ जाएगा, यहां पे फिगर आ जाएगा 13,000। नाउ नथिंग कैन बी डन बट बैलेंसिंग फिगर।
क्योंकि ये जो आखिरी 2 पॉइंट थे वो भी हमने सॉल्व कर दिए। पहले प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बैलेंसिंग फिगर निकालो, सो 36,000 माइनस 1,000 माइनस 13,000, 22,000 का बैलेंसिंग गैप आ रहा है। और इस 22,000 को मैं और कुछ नहीं अदर इनडायरेक्ट या टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहूंगा, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल 22,000, और बाकी का गैप जो निकालूंगा 2,40,000 माइनस 36,000, तो यहाँ पे 2,04,000 का बैलेंसिंग गैप आएगा, जिसे मैं नेचुरली क्या कहूँगा, सेल्स माइनस जीपी जो किया है इसे कहूँगा मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चलिए टैली कर देते हैं दोनों तरफ पीएनएल अकाउंट को। तो पीएनएल अकाउंट हमारा 36,000 में, खाली प्रॉफिट एंड लॉस को टैली कर रहा हूँ, जीपी यहाँ पे लिखा है इसलिए। आप ट्रेडिंग अकाउंट को भी अलग से टैली कर सकते हैं। मैं अभी ये नीचे वाला पार्ट जो है उसे टैली कर रहा हूँ, तो ये नीचे वाला पार्ट दोनों तरफ 36,000 आ जाएगा। ऊपर वाले पार्ट का आप टोटल चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2,40,000 हियर ऑन द क्रेडिट साइड एंड सेम 2,40,000 हियर ऑन द डेबिट साइड। सो ग्रीन कलर से लिखा हुआ जो है वो टोटल है बच्चों, ये ध्यान रखिए। देखिए आराम से आपका इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, सिर्फ सवाल का साइज बड़ा था। अच्छा पॉइंट अगर मुझे इसमें लगा हो ना, तो मैं फिक्स एसेट कैसे लेके आया और फिक्स एसेट का ये ना बैलेंसिंग गैप इनर कॉलम में कैसे लेके आया, वो मुझे अच्छा लगा। तो देखिए थोड़े बड़े सवाल दिखने में होते हैं, लेकिन अगर आप दिमाग को ठंडा रखो और आराम से ये क्वेश्चन गिनो, तो मुझे लगता है कि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बच्चों 20 to 21 मिनट्स मुझे ये क्वेश्चन करने में लगी है, जिसमें मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना था कि चीज़ें किस तरीके से हो रही। अगर आपको ये सवाल खुद गिनना हो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी को ना देना हो, एकदम चुपचाप बैठ के सिर्फ वर्किंग करनी हो, तो मैं सच में कह सकता हूं कि ये 15 to 20 मिनट्स के अंदर हर एक वर्किंग के साथ आप एग्जाम में पूरा कर पाएंगे। तो ये था बच्चों, आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा गिनने का क्वेश्चन नंबर 14।